हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स की। ठीक, हम बात करेंगे फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स। ठीक, ये फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक, तो पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या होती है। ठीक, सो एनी काइंड ऑफ push or pull is called a force। तो किसी भी तरह के पुश या फिर पुल को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक ये ब्लॉक है m मास का, इसको चलाना है तो मैंने इसको आगे की तरफ खींचना शुरू किया, तो ये जो खिंचाव है जो इस पे लग रहा है, जो पुलिंग है जो इस पे लग रही है, वो क्या है, उसको हम एक फोर्स बोलते हैं। ठीक, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। तो जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, उसको हम बोलते हैं न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, इसको बोलते हैं डाइन। ठीक है, फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक, तो ऊपर हम देख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, आगे की तरफ। ठीक, अगर आगे के डायरेक्शन इसको आप एक्स एक्सिस मान रहे हो तो बेसिकली प्लस आई कैप की तरफ ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि फोर्सेस को क्या कुछ किसी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्या क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देखिए, दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। अगर हम पहले तरीके के क्लासिफिकेशन से फोर्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो बेसिकली चार तरीके की फोर्सेस होती हैं। पहली हो गई ग्रेविटेशनल, यानी कि कुछ तरीके की फोर्सेस हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। दूसरी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कई सारी फोर्सेस होती हैं इसमें जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो कोई भी फोर्स आए, अगर पहले तरीके के क्लासिफिकेशन से आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं तो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी की वो फोर्स होगी। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जो कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी बेसिकली न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर कोई भी दो मासेस हैं, लेट्स से m1 m2, और दोनों के बीच में सेपरेशन अगर r है, तो ये दोनों मास एक दूसरे को हमेशा पुल करेंगे। ठीक, और ये जिस फोर्स से पुल कर रहे होंगे, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए इन दोनों के बीच में, अगर मैं लिखूं तो न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे m1 और m2 क्या है, ये दोनों बॉडीज़ के क्या हैं, मासेस हैं। r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं इसको। और g क्या है हमारा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, अब यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू वैसे आपको दी रहेगी, पर अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, सो कोई भी दो बॉडीज़, आप जितनी भी बॉडीज़ अपने आसपास देख सकते हैं जिनके पास मासेस है, वो हर किसी बॉडी को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही होती है, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जैसे आपके रूम में मान लीजिए चेयर है, टेबल है, तो वो चेयर और टेबल भी एक दूसरे को खींच रही हैं। क्यों खींच रही हैं, क्योंकि दोनों के पास मासेस है। तो जहाँ मासेस है, मासेस की वजह से दो बॉडीज़ एक दूसरे को खींचती हैं, और जो जिस फोर्स से खींचती हैं उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट देखना चाहें तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव
इन नेचर, ठीक। ये कभी रिपल्सिव नहीं होती है, यानी ये दोनों बॉडी कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे को खींचेंगे ही। यानी इधर की तरफ इस पे एफ लगेगा और इधर की तरफ भी इस पे एफ लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो नहीं दिख रहा कि टेबल और चेयर एक दूसरे को खींच रहे हैं, और अगर खींच रहे हैं तो पास क्यों नहीं जा रहे। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारा है इसकी वैल्यू -11 के ऑर्डर की है, ठीक। यानी कि और मासेस हमारे चेयर और टेबल का कुछ केजी में होगा, लगभग 10-10 केजी अगर मान ले, तो आप रखोगे फॉर्मूले में तो आपको दिखेगा कि लगभग फोर्स ये ऑफ और डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर मान लें तो लगभग ये फोर्स ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁹ है, ठीक है। मतलब नैनो न्यूटन के ऑर्डर की फोर्स है, बहुत ही छोटी फोर्स है। तो ये बहुत ही छोटी फोर्स है, इस वजह से आपको नहीं दिख रही है, ठीक। लेकिन अगर इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देखें तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर सकते हैं, यानी कि जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है। तो बेसिकली ये खींच क्यों रहा है, क्योंकि देखिए अर्थ के पास भी मास है, आपके पास भी मास है, और हमने क्या बात की कि अगर दो बॉडीज़ हैं और उनके पास मास है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे ज़रूर, ठीक। यानी अर्थ आपको खींच रहा है, और इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, तो वैल्यू सेम रहनी है, आपका मास इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आप दोनों के बीच अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, जो जाहिर सी बात है आपका और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस लगभग कितना है, रेडियस जितना डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो एम ई आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा होगा, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं हो सकती, ये एक सिग्निफिकेंट फोर्स आएगी, ठीक। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे एक बॉडी या दो बॉडी बहुत बड़े हो जाएं वहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हो, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको मैं ऐसे अगर लिख दूँ GME फिर आपका मास अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, ठीक। वेयर ME का क्या मतलब है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, R क्या है, R इज द, यहाँ पे R बोले या RE बोले, R E इज व्हाट, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। तो इसमें ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट ही होगा, ये टर्म तो कांस्टेंट ही होगा भाई, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल जी से, और ये आपका मास, ये एज इट इज़ हम नीचे कर लेते हैं। तो एफ जी की वैल्यू क्या आई, किसी भी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम जानते हैं कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को और अप्रॉक्सीमेटली कई बार क्वेश्चंस में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जिस भी बॉडी पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ निकालना चाहते हो उस बॉडी का मास है। तो किसी भी ये हम फॉर्मूला बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम बोलते हैं बॉडी का वेट ऑफ द बॉडी, ठीक। ये जो अर्थ हम पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है यही फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो मास ऑफ द चेयर, जिस चेयर पे आप बैठे हो, अगर उसका मास मैं बोलता हूँ 10 kg है, ठीक। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन चेयर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेयर पे कितनी हो जाएगी, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 9.8। तो ये कितना आ गया, 98 न्यूटन। तो अगर मैं बोलूँ वेट कितना हो जाएगा चेयर का, तो वेट ऑफ चेयर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन चेयर विच इज़ इक्वल टू 98 न्यूटन, ठीक। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टाइप